नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, लेकिन ये सीवीटी मोड पे हुई थी, है ना। सीवीटी मोड पे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन को क्वेश्चन चाहिए जीके के, चाहे वो इंडिया जीके हो चाहे वो राजस्थान जीके हो, ठीक है। और ओल्ड क्वेश्चन पेपरों की चाहिए। तो ये राजस्थान की एग्ज़ाम है, बताता हूँ मैं, है ना। इसमें पेपर नहीं लिख रखा है, ठीक है। आंसर की मैं बताता हूँ। ये पेपर है, एक मिनट रुक। असिस्टेंट जेलर यानी कि जेल डिपार्टमेंट एग्ज़ाम 2013। पेपर सेकेंडरी है ना, पेपर सेकंड है। एग्ज़ाम डेट है 15/3/2016, ठीक है। एग्ज़ाम कब की है? 13 की। और लग कब रही है? 15/3/2016 को। और आंसर की कब जारी कर रहे हैं? मार्च से। मार्च अप्रैल मई, मई में कर रहे हैं। 27 मई में जारी कर रहे हैं, ठीक। तो अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं भाई, है ना। कितने क्वेश्चन है इसमें? इसमें क्वेश्चन है 150। तो इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें शानदार क्वेश्चन है। किसके? जीके के, ठीक है ना। अब जीके के क्वेश्चन होने की वजह से और ओल्ड क्वेश्चन होने की वजह से, क्योंकि जीके के क्वेश्चन सब में आएंगे, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। आई बात समझ में? तो चलिए हर एक फैक्ट को, तथ्य को और आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे। और जो टफ क्वेश्चन आएगा और जो पहली बार आएगा उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्वेश्चन गलत ना हो, नेगेटिव ना जाए, कन्फ्यूजन के भंवर में गाड़ी न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कुछ दुर्ग में मिट्टे साहब की दरगाह स्थित है? मिट्टे साहब, ये गागरोन दुर्ग है ना। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। देख, मिट्टे साहब, मिट्टे साहब जब गागरोन, गागरोन है ना, गागरोन, गागरोन में गए गए है ना। फिर झालावाड़, झालावाड़ है ना, गागरोन। और ददेरवा भी ये इधर ही है ना। ददेरवा किससे संबंधित है? ददेरवा, ददेरवा में दो द है, ददेरवा। तो गोगा जी, गोगा जी में भी दो ग है, गोगा जी, ठीक। तो गे गे दे दे, गोगा जी, ददेरवा। और गागरोन झालावाड़ में, घंटियों का शहर झालावाड़, टापुओं का शहर बांसवाड़ा। और एक बात बता, ये जो है ना, कौन सा? सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। ये और दिमाग ख़राब करता है ना, सुवर्णगिरी। तो सुवर्णगिरी किसे कहा जाता है? तो सुवर्णगिरी कहा जाता है सुवर्णगिरी। सु, सु में अगर से आ रहा है, सु में से आ रहा है, तो सु में से आ रहा है, तो ये अपन करेंगे जैसलमेर, ठीक। जैसल से आ रहा है, सुवर्णगिरी में जैसे है ना, तो से आ रहा है यानी कि जैसलमेर। जैसलमेर के दुर्ग को खेलते हैं सुवर्णगिरी। तो फिर बस बचा क्या? वो बचा वो सोनार, सोनार। तो सोनार का दुर्ग किसको कहता है, कहा जाता है? जालौर दुर्ग को। अब भाई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सोनार है तो सोनार में दूसरा ये जय है, तो मिसमैच है ना, सोनार और जालौर। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन याद, ये तो एक तरीका हो गया याद करने का, जैसे कि भाई सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी जैसलमेर, है ना। सुवर्णगिरी जैसलमेर के दुर्ग को। और सोनार, सोनार, सोनार जालौर दुर्ग को। अब इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि सुवर्ण, सुवर्ण तो से एक तो ये याद कर रखा है। और दूसरी बात, इसमें बड़ा अक्षर है, सुवर्णगिरी 5 अक्षर है ना, तो जैसलमेर में भी 5 अक्षर है, जैसलमेर। हाँ, ये सही रहेगा। सुवर्णगिरी बड़ा नाम है, जैसलमेर बड़ा नाम है, सोनार छोटा नाम है, जालौर छोटा नाम है, ठीक। कोई मिसमैच, कोई मिसमैच नहीं है, क्योंकि भाई सोनार में भी सह अगर करने चाहे तो ये सही रहेगा, ठीक है। ये तो याद है अपन को, से जैसलमेर। और 5 अक्षर इसमें है सुवर्णगिरी में, 5 ही अक्षर इसमें है जैसलमेर में। सोनार का जानौर, इसमें भी 3 अक्षर है, इसमें भी 3 अक्षर है, सोनार जालौर, सोनार जालौर। सोनार का दुर्ग किसे कहते हैं? जालौर को। सुवर्णगिरी जैसलमेर, ठीक। बता दिया, इस पर कन्फ्यूज होते हैं इस वजह से, है ना। निम्न कुछ दुर्ग मीठे साहब की दरगाह स्थित है? ये गागरोन दुर्ग है। बारदौली शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? बारडोली, हाँ ये बारदौली है ना, बारदौली, बारदौली। बारदौली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है?
बारदौली। जब जेम्स फर्गूसन। क्वेश्चन 2 में 3 है। जेम्स टॉड। बारदौली के शिव मंदिर को पहले तो ये बताइए, जो ये शिव मंदिर कहाँ है? बारदौली में। बारदौली है ना। बारदौली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? जेम्स टॉड को लाने का श्रेय किनको दिया जाता है? जेम्स टॉड को। जब बारदौली में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर। या फिर शिव मंदिर कहाँ है? बारदौली में। और एक बात बता, बारदौली ये वही है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है ना। कहाँ का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? बारदौली के शिव मंदिर को प्रकाश में लाने के श्रेय किनको दिया जाता है? जेम्स टॉड। थाकना थैली का संबंध किससे है? थाकना ये है भाई ढोल नृत्य, और ढोल नृत्य जालौर में है। ठीक। थाकना शैली का संबंध किससे है? जब थाकना का है ढोल नृत्य कहाँ है? जालौर में। ठीक। थाकना शैली ढोलियन जालौर। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? जैन समुदाय। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? जब यार इसमें सुन मेरी बात, श्रावण मास 4 नहीं ये है भाई भाद्रपद मास है। 4 है ना, 4 में 4। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? भाद्र मास है, भाद्र मास। यानी कि देख जेठ से चालू करते हैं अपन। जेठ है ना, जेठ बोलते हैं जून को है ना। जैसे जेठ जैसे जून, ये भारतीय महीने के नाम है, ये इंग्लिश नाम है जून। जेठ, फिर जेठ साढ़ है ना। जेठ से साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघन, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख, फिर जेठ, साढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघन, पूस, माह, फागण, चैत, बैसाख और जेठ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? जब ये हो गया कौन सा? भाद्र मास है। जब भादो को अपन क्या बोलेंगे? सावन यानी कि सावन जुलाई है ना। सावन जुलाई। और भादो, जो जुलाई के बाद में सावन, भादो यानी कि अगस्त। भाद्रपद मास अगस्त। अच्छा ठीक है। श्रावण मास ये जुलाई हो गया, श्रावण के बाद में भादो, तो भादो ये है। भादो मतलब जुलाई के बाद में अगस्त है ये। भाद्र मास अगस्त। पढ़वाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये रावण हत्था है। 5 में ना, सही है। वीरवाण का रचनाकार कौन है? वीरवाण यार दुर्सा आड़ा 6 नहीं, गलत है। और वादर डांडी ये पता नहीं है भाई, चल इसको लेते हैं। वीरवाण का रचनाकार कौन है? वीरवाण का रचनाकार है वादर डांडी। पहली बार आया है क्वेश्चन। वीरवाण का रचनाकार कौन है? वीरवाण है ना। तो क्या इस वीरवाण को ऐसे लिख सकते हैं? वीरवाण, हाँ ऐसे लिख सकते हैं है ना। तो वीरवाण का रचनाकार कौन है? वादर डांडी। तो वा से वा याद कर लें, पहली बार आया ये। वा से वा वादर, वा से वादर, वा से वादर। वीरवाण वादर डांडी। डांडी प्यारा नाम है, डांडी। वीरवाण का रचनाकार कौन है? वादर डांडी। नहीं भूलेंगे इसको। तो राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है? राजस्थानी चित्रकला का, जब यार किशनगढ़ कर दें इसको या फिर बूंदी करें? चल बूंदी ही करते हैं। नहीं देख ले, नहीं
पता नहीं यार। चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मेवाड़, साथ में। सही है, मेवाड़, है ना, प्राचीन। राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है, यानी कि सबसे पहले मेवाड़ में। सिसोदिया राजवंश मेवाड़ में था, मारवाड़ में राठौड़ था। किशनगढ़ ये बूंदी में है। पेंटिंग का नाम है किशनगढ़। और वैसे किशनगढ़ एक अजमेर की तहसील भी है। किशनगढ़ एयरपोर्ट भी है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दीघाटी राजस्थान के जिस जिले में स्थित है? चित्तौड़। सही है, हल्दीघाटी। यहाँ पर उदयपुर है। नहीं नहीं नहीं, राजसमंद करते हैं। राजसमंद, आठ 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 आठ, सही है, राजसमंद। काफ़ी शानदार क्वेश्चन था ये, नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन ठीक है ना। हल्दीघाटी कहाँ है? राजसमंद में। क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं बनते हैं कि भाई जैसे कि पूछ लिया ऐतिहासिक में हल्दीघाटी कहाँ है। क्वेश्चन टफ बनता है जो ऑप्शन देते हैं ना ये दूसरे, उससे बनता है टफ क्वेश्चन। अब ये डायरेक्ट अगर ये राजसमंद दे देता और कोई जैसे धौलपुर, करौरी, माधोपुर अगर ऐसे देता तो फिर कर देते तो होगा ना वो नॉर्मल। क्वेश्चन हमेशा ऑप्शनों से टफ बनता है। जो अपन ने याद करा है उन्हीं हथियारों को अपने साथ में प्रयोग करता है, तब क्वेश्चन टफ बनता है। ठीक। जब ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दीघाटी राजस्थान किस जिले में स्थित है? राजसमंद। जयपुर में अवस्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करा है? ये ऐसे याद कर रखा भाई, ई से ई, 9 में। सही है, ईश्वर सिंह, है ना, ईसर लाट ईश्वर सिंह। जयपुर मीनाकारी का प्रसिद्ध स्थल है। इस कला को लाने का श्रेय किनको है? ये है राम मान सिंह फर्स्ट है। कहाँ से लाए थे? ये लाए थे लाहौर से। ये लाए थे लाहौर से। 10, 10 में 2, मान सिंह प्रथम, सही बात है। फिर है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू। अब ये काफ़ी है गुमराह करने के लिए। ये गांव मोलेला और गांव मकोला, अब ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए। गांव मोलेला का मुझे पता है। गांव मोलेला का मैंने ऐसे याद कर रखा है, मैं से मिट्टी, मिट्टी, है ना, यानी मिट्टियों की मरण मूर्ति मिलेगी कहाँ? मैं से मिट्टी, मिट्टियों की मरण मूर्ति, यानी कि मिट्टियों की जो मूर्ति बनी होती, मूर्ति जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है उससे संबंधित है मोलेला। मैं से मिट्टी, मैं से मोलेला। सही है, गांव मोलेला। अब ये दाबू प्रिंट बताना है अपन को, तो ये अकोला कहाँ है? 11 में, 11 में एक है ना, गांव अकोला। दाबू प्रिंट, ठीक है भाई, ले लेते हैं इसको। गांव अकोला। दाबू प्रिंट किसके लिए प्रसिद्ध है? गांव अकोला के लिए। और मोलेला, ये मैं से मोलेला, मैं से मिट्टी, यानी मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। और गांव अकोला क्यों प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए। ए कोला, ए कोला, दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट। कंदोरा ये याद है, कैसे कंदोरा कैसे कमर है, देखने की ज़रूरत नहीं। कैसे कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है कमर पर। फिर 13, निम्नलिखित स्थानों में संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? रैदास, 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 बनारस। देखते हैं, श्योर नहीं है। 13 में, 13 में बनारस है ये भाई। निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? जब 13 में 2 है, बनारस। निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? बनारस। ठीक। निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? बनारस, बनारस, बनारस। ये ऐसे याद कर रखा है, देख, संत रैदास है, बनारस है ना, बनारस, बनारस रैदास से, बनारस संत रैदास, बनारस संत रैदास, रे से रे, बनारस यहाँ पर से कर ले, बनारस एक ही बात है ना, संत रैदास, बनारस। उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? जब, कोशिश करता हूँ बताने की, रुक। अब ये इनसे कंफ्यूज मत हो जाना कि यार भाई ये
दो दो पेड़ क्यों दे रखे हैं? ये दो दो पेड़ इस वजह से दे रखे हैं, क्या है कि ये कंप्यूटर बेस्ड पे लिए गई है। अब ली गई है तो उसमें पेपर का तो खर्चा आएगा नहीं। अब पेपर का खर्चा आएगा नहीं तो इसका हिंदी में भी ये ट्रांसलेट है। ठीक, हिंदी में भी ये इंग्लिश का ट्रांसलेट है ये, यानी कि इनका भी ये ट्रांसलेट दे दिया इंग्लिश का वर्जन भी दे दिया इसमें। और जो पेपर पे होती है तब उनमें नहीं देते हैं, इस वजह से ये कर दिया। लेकिन ये उनकी लापरवाही है, इस प्रकार से नहीं देना चाहिए। या फिर क्या पता, शायद उनका जैसे कि वो जो छापते हैं या फिर जो लेते हैं तो उनसे उनका जो सिस्टम है उनको सहूलियत होती होगी इसी वजह से। लेकिन ये नहीं देना चाहिए। जैसे कि जो हिंदी है उसका इंग्लिश में देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप इंग्लिश भी वर्जन पढ़ेंगे ना तो इंग्लिश का भी फिर इंग्लिश में आएगा। ये है, यानी कि बेवजह ट्रांसलेट दे रखा है, वो है कहने का मतलब। तो ये सीबीटी वाड़ी में ना इसमें ऐसे देखने को ही मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब की? जब कंफ्यूज मत होना इससे, है ना, ये वो इंग्लिश का ट्रांसलेट है इस वजह से। एक ही देखना है अपन को इसमें, वही बात है, सेम है। इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? अब बता क्या है इसमें। तो पहले तो ये बता, देश हितैषणी सभा की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में हुई भाई। उदयपुर, उदयपुर जो झीलों का वो नगर है ना, उदयपुर। उदयपुर जो झीलों का शहर है, उदयपुर। और चंबल अभ्यारण्य भी मिलता है यहाँ, वो मगरमच्छ अभ्यारण्य। और एक मगरमच्छ अभ्यारण्य चंबल में मिलेगा। ठीक है, तो देश हितैषणी सभा की स्थापना जब ये अपन पे आता नहीं है भाई, करते हैं देख, देश हितैषणी 77 87 87 करते हैं ना, हितैषणी 87 हितैषणी 87। चल सी करते हैं 14 14, नहीं यार 77 है भाई। पहुँचते गए अपन क्वेश्चन पे, लेकिन वो 77 87 में फंस गए। ठीक, वही आधा पहुँच गए ना। ये ए पर बी पे टक्कर थी, ये सी पे। 77 करें या 87 करें? ये 23 से ऐसे आ रहा है, हितेश में तय है तो 7 में तय है। जब 87 और 77, जब 77 है 1877। 14 में उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? देश हितैषणी की सभा की स्थापना कहाँ हुई? उदयपुर में, 1877। 1857 क्रांति के समय धौलपुर का शासक था। धौलपुर का शासक बताना है अपन को। जब धौलपुर का शासक यही है, उदयभान सिंह। राज प्रमुख बनाए थे ना 15, नहीं यार 15 में 4 है, भगवंत सिंह है भाई। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का, जब ये 1857 की क्रांति का पूछ रहा है, आई समझ में। अपन क्या बता रहे हैं, जो प्रजामंडल का जो एकीकरण हुआ था ना वो बता रहे हैं। तो भाई उसमें तो काफ़ी अंतर है, वो तो बाद की घटना है, 50 साल बाद की घटना है वो तो। हाँ, ये लुभावनी ऑप्शन है ये। उदयभान सिंह, उदयभान सिंह है धौलपुर से संबंधित, लेकिन समय के अनुसार से ये नहीं है, ये बाद में आएंगे। 1900 एकीकरण कब हुआ था राजस्थान का, तब की बात है ये उदयभान सिंह की। जब 57 में भगवंत सिंह है भाई, ध्यान रखना इसको, भगवंत सिंह। 15 में है ना भगवंत सिंह, भगवंत सिंह। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल में हुआ? अवध का सबसे पहले इसका ही किया था, 54 कर दें इसमें। 16 में 16 में 16 में 16, 56 है यार, है ना, 56 है, 54 नहीं है। ये ब्रिटिश के खिलाफ काफ़ी स्वामी भक्त थे, लेकिन उन्होंने, अंग्रेज़ों ने अवध वालों की स्वामी भक्ति को ठेस पहुंचाई थी। जब सबसे ज़्यादा क्रांति जो जो सबसे पहले और सबसे प्रबल क्रांतिकारी घटना यहीं हुई थी, अवध। और उस समय अवध में बेगम हजरत महल शासक थी। बेगम हजरत महल, जब वो राजा का नाम क्या, यानी कि उनके जो पुत्र था, है ना, उनके संरक्षक के रूप में काम कर रही थी बेगम हजरत महल, माता जी थी। जब उस पुत्र का नाम क्या था ध्यान नहीं है। 56 की घटना है ना, 1856। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा में हिंसात्मक घटनाएं किस साल में हुई थी?
ये आ चुका है काफ़ी बार। जब चोरी चोरा की घटना ये 1800 और 1922 है, 1922 करते हैं। यहाँ पर 1921 करें। चोरी चोरा में हिंसात्मक घटनाएं किस साल में हुई? 23 नहीं है, 20 नहीं है, 22 ही कर देते हैं, क्योंकि 22 में ख़त्म हो गया था ना अशोक आंदोलन। देखते हैं, 17 सही है, 17 में 22, ठीक, 17 में 22 है। अशोक आंदोलन के दौरान चोरी चोरा में हिंसात्मक घटनाएं किस साल में हुई? 17 में 1922, 1922। फिर गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। 1922 है ये, है ना, 1922। चोरी चोरा, चोरी चोरा। अब ये तो इसमें ये पूछा है, ये भी पूछता है वो, चोरी चोरा घटना किस आंदोलन में घटित हुई थी, है ना। ऐसे ये नाम नहीं देगा। चोरी चोरा जो हिंसात्मक घटना हुई थी वह किस आंदोलन में घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन। गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी। टाइम ये वो है ना, यूएसए, 18 सही है, यूएसए से, सही है, यूएसए से। नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाली टाइम नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी यूएसए से। द एनाल्स ऑफ रूल्स बंगाल का लेखक कौन है? द एनाल्स ऑफ रूरल है। द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है? सेंड कर दें क्या इसमें? पता तो है नहीं है वैसे। 19 में डब्ल्यू हंटर है। द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है? द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है? डब्ल्यू हंटर। ठीक है भाई, डब्ल्यू हंटर, है ना, पहली बार आया है। द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है? डब्ल्यू हंटर। आगे चलते हैं। द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है? डब्ल्यू हंटर। सिंधु व कानू संबंध है। जब सिंधु व कानू संबंध है, संताल विद्रोह कर रहा हूँ मैं इसमें। संताल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, खासी विद्रोह, कोल विद्रोह। जब सिंधु और कानू, संताल, देखते हैं 20 में, सही है। ये ऐसे याद कर रखा है, देख, से सिंधु, से संताल। सन्यासी विद्रोह नहीं है, सन्यासी तो अलग आएगा, है ना। जब सिंधु संताल और दे भी मिल रहा है इसमें, सिंधु का ये धाम है, सिंधु संताल, सिंधु संताल, सिंधु व कानू संबंध है। सिंधु और कानू, है ना, सिंधु संताल विद्रोह से, सिंधु और कानू संबंध है संताल विद्रोह से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, संताल विद्रोह से। आगे, निम्नलिखित में से लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोक हितवादी, गोपाल कृष्ण गोखले कर दें, यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख करें। यार लोक हितवादी से हैं, लोक हितवादी, यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग करें। देख अभी ऑप्शन देख, तो ऑप्शन एकदम कतई एकदम जोरदार है। लोक हितवादी के नाम से जब आत्माराम पांडुरंग ये करते हैं अपन, है ना, गोपाल हरि देशमुख करते हैं भाई, नाम भी ऐसा है ना, लोक हितवादी। चल देखते हैं 21 में, सही है भाई, हो गया सही, गोपाल हरि देशमुख। ये हो ऐसे ही नहीं हुआ, ये याद कर रखा है, ये इस प्रकार से याद किया था जैसे कि भाई लोक हितवादी, लोक हित यानी लोक का हित भी आ रहा है। अब जिसमें लोक का हित भी आ रहा है तो उसका नाम भी वैसे ही है, लोक हितवादी, यानी कि गोपाल हरि देशमुख, है ना, गोपाल हरि देशमुख। नाम भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया है, लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है जब गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, ठीक, लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध है गोपाल हरि देशमुख। ब्राह्मो मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्व बोधनी सभा के संस्थापक थे।
यार ब्राह्मो मिशनरियों को ना तत्व बोधनी सभा, बोधनी सभा, बोधनी सभा, जब बोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर हैं या फिर द्वारकानाथ टैगोर, मैर दिया बोधनी। चलिए रामचंद्र विद्या वागीश करता हूँ मैं, वाइस 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 गलत है, वाइस में ये है देवेंद्र नाथ टैगोर है, सही है ये। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। ब्राह्मो मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। एक तत्व देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्व देवेंद्र नाथ टैगोर, तत्व देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ब्राह्मो मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। आत्मीय सभा के संस्थापक थे, ये तो वो है क्या है, अरे आत्मीय सभा आत्माराम पांडुरंग नहीं है। जब इसमें आत्मीय सभा के संस्थापक श्रीधर नायडू, राधाकांत देव, डेरी जो हद होगी यार। आत्मीय सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जब इसमें आत्माराम पांडुरंग तो है नहीं है। जब राधाकांत देव, चल देखते हैं आंसर 23। राजा राम मोहन राय भाई, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय सभा के संस्थापक 23 में 3 है, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। आत्मीय है ना, राजा राम मोहन राय। फिर आगे चलते हैं। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, और तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे ब्राह्मो मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर है ना, तत्व देवेंद्र नाथ टैगोर। और लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध है, ये है गोपाल हरि देशमुख। और सिंधु व कानून संबंधित है संताल विद्रोह से। और द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक है, ये वो है ना कौन सा, W हंटर 19 में, सही है W हंटर। और ये USA है। आगे चलते हैं। आत्मीय सभा हो गया। फिर है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना डेविड हेयर, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विलियम जोन्स करूं या डेविड हेयर करूं? विलियम, चल डेविड हेयर देखते हैं। ये इस प्रकार की सिचुएशन कब आती है, जब उसके बारे में पढ़ा नहीं होता है, तब आती है ये कि ये करूं या ये करूं। ठीक, क्योंकि 4 ऑप्शन, और अगर 2 ऑप्शनों में भी है तो इसका मतलब है कि हाँ भाई कुछ पढ़ा है, और अगर एक ही ऑप्शन करेक्ट आंसर आता है तो इसका मतलब है एकदम तगड़ी वाली मेहनत है। वो है चॉइस में 2, विलियम जोन्स सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, बंगाल है ना, जब विलियम जोन्स ने, ये नहीं है, डेविड हेयर ने नहीं है। ये होने को तो और भी ये चारों संबंधित है, लेकिन अलग अलग, इन्होंने अलग अलग काम किए हैं। इन्होंने ये नहीं किया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, ठीक है, ये किया है विलियम जोन्स ने। फिर कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये जवाहरलाल नेहरू है। लाहौर नहीं, जवाहरलाल नेहरू कहाँ से आ जाएगा, मोतीलाल नेहरू है। 25 में सी, 25 में जवाहरलाल नेहरू ही है यार।
25 में, हाँ 25 में 2। कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की स्थापना की। ये बताइए जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वह कब हुआ था? 1929 को लाहौर अधिवेशन। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही है भाई। शुरू शुरू में सही बताया था लेकिन पीछे दिमाग लगा दिया है ना। मोतीलाल नेहरू नहीं है इसमें, जवाहरलाल नेहरू है। 1929 लाहौर अधिवेशन। 25 में 2। फिर अल्पेचियन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? पता नहीं भाई। 24 में तो है उत्तरी अमेरिका, अल्पेचियन। देख ऐसे अल्पेचियन, ऐसे उत्तरी अमेरिका। अल्पेचियन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा, अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल। जब अटाकामा है, बोलीविया तो है नहीं है। अटाकामा यहाँ पर चिली का है, यहाँ पर मंगोलिया का है। नाइजीरिया नहीं है, बोलीविया नहीं है, चिली करते हैं। चल देखते हैं क्या है इसमें। 27 सही है भाई, चिली सही है। ठीक। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटाकामा, ठीक। अटाकामा, अटाकामा ना चिली है। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश वनोन्मूलन की समस्या से ग्रसित है? वनोन्मूलन। रेड बेसिन, रायन बेसिन, अमेजन बेसिन, नील बेसिन। पता नहीं। 28, 28 3 है। 3 का मतलब है अमेजन बेसिन। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश वनोन्मूलन की समस्या से ग्रसित है? अमेजन बेसिन, अमेजन बेसिन है भाई, अमेजन बेसिन। फिर कंगारू कहाँ मिलते हैं? ये तो ऑस्ट्रेलिया है, 29 में है ना, ऑस्ट्रेलिया। भारत के पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है। जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, ये भारत के ये पूर्वी तट है। भारत के पूर्वी तट का दक्षिण भाग कहलाता है कोरमंडल तट है। आई बात समझ में? मालाबार यहाँ है। मालाबार पश्चिम, भारत के पश्चिम तट का दक्षिण भाग कहलाता है मालाबार। भारत के पूर्वी तट का दक्षिण भाग कहलाता है कोरमंडल। कोरमंडल इधर आएगा। कोरमंडल कटी पटी सीमा है इसकी, है ना, जो जल पोतों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, व्यापार उद्योगों पोर्टों के लिए, है ना। तो ये है कोरमंडल, इधर है। और मालाबार ये इधर है ना। ठीक। कोकण, कोकण ये महाराष्ट्र के नीचे कोकण। गोवा को जानते ही हैं आप। जब देखते हैं इसमें 30 में कोरमंडल तट है ना, पूर्वी तट का दक्षिण भाग कहलाता है कोरमंडल तट। फिर निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक नहीं है? जब चाय उत्पादक नहीं है, पता कौन सा है इसमें? केरल, पश्चिमी बंगाल, है ना, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, झारखंड। जब झारखंड, असम। निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक? देख असम तो है, और पश्चिमी बंगाल पता नहीं यार। चलिए झारखंड करते हैं इसमें ना, देखते हैं क्या है। 31 में, 31 में 3 है भाई, 31 में 3 है, यानी कि झारखंड सही है। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक नहीं है? जब झारखंड नहीं है, जबकि केरल है और पश्चिम बंगाल है, असम है। केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम है। केरल है, पश्चिम बंगाल है, असम है। निम्नलिखित भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक नहीं है? झारखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ कोयला वगैरह ये काफ़ी उद्योग होते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हैं। जबकि केरल में है, पश्चिम बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और असम में है, असम में। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है? हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है
जब ये आएगा हिमालय का सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है। हिमालय का सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है। जैसे कि ये हिमालय है ना, ये हिमालय मान लेते हैं। जब महान हिमालय ऊपर है ना, शिवालिक श्रेणी, जास्कर श्रेणी, मध्य हिमालय। जब ये मध्य हिमालय नहीं आएगा, महान हिमालय नहीं आएगा। अब रही बात शिवालिक श्रेणी, ये भी ऊपर है। चल मैं जास्कर श्रेणी करता हूँ 32 में, 32 में, 32 में। नहीं शिवालिक है यार, 32 में शिवालिक है ना, 32 में शिवालिक। हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है, यानी कि ये नीचे का, ठीक है ना, नीचे का शिवालिक श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है। शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी 32 में 2, 32 में 2 शिवालिक श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है। शिवालिक श्रेणी हिमालय के सबसे बाहरी दक्षिणी भाग कहलाता है शिवालिक श्रेणी। निम्न में से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है? नेपाल नगर है, राजकोट है, पता को नहीं भाई, केंद्र नहीं पूछ रहा है 33 में। राजकोट नहीं है, राजकोट ये गुजरात में है, जबकि नेपाल नगर है, मेरठ है, नेपाल नगर है, मेरठ है, बिलासपुर है, बिलासपुर है, ठीक है, बिलासपुर हो गया एक मेरठ हो गया, बिलासपुर, मेरठ और नेपाल नगर, राजकोट नहीं है। निम्न में कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है? राजकोट नहीं है, राजकोट गुजरात में है, जबकि नेपाल नगर है, मेरठ है, नेपाल नगर, मेरठ और मेरठ है, मेरठ के बाद में बिलासपुर। निम्न में कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? प्रदूषित, सबसे प्रदूषित, का ही करें इसमें, गोदावरी करें या फिर कृष्णा करें, पता नहीं है भाई। कृष्णा 34 में ये है भाई, दामोदर है। निम्न में कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें दामोदर है, 34 में सी, 34 में सी, 34 में सी दामोदर है। निम्न में कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? दामोदर। निम्न में कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? दामोदर, दामोदर, ठीक, 34 में 3। निम्न में कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? दामोदर। भारत में कौन सा राज्य कोयला उत्पादक नहीं है? जब कोयला 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 है ना, कोयला, झारखंड तो है, छत्तीसगढ़ भी है, पश्चिम बंगाल भी है, कर्नाटक, ये रबड़ वगैरह के लिए आएगा ना कर्नाटक, 35 में सही है भाई कर्नाटक। भारत में कौन सा राज्य कोयला उत्पादक नहीं? कर्नाटक। जबकि पश्चिम बंगाल है ना कोयला, और वेस्ट बंगाल, झारखंड है और छत्तीसगढ़ है। कर्नाटक नहीं आएगा, कर्नाटक रबड़ वगैरह के लिए आएगा। ज़्यादातर सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा रबड़ उत्पादन केरल में होता है, ठीक, तो इसमें भी होता है कुछ कर्नाटक में, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन होता है, और भी होते हैं उद्योग इसमें। भारत में कौन सा राज्य कोयला उत्पादक नहीं है? जबकि पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। निम्न में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये गुरु शिखर है क्या इसमें? गुरु शिखर नहीं है भाई। ऑप्शन के हिसाब से क्या बताएं इसमें? अचलगढ़ कर दूं या फिर तारागढ़ करूं?
चल मैं अचलगढ़ ही कर, नहीं यार तारागढ़। चल देखते हैं ना, 36 36 36 36 अचलगढ़ है। ठीक। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जब ये अचलगढ़ है, अचलगढ़ है। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अचलगढ़ है। ऐसे अरावली है ना, ऐसे अचलगढ़ है। अचलगढ़ ये कहाँ है? ये शायद अचलगढ़ अजमेर में है ना? अचलगढ़ शायद अजमेर में है, ध्यान से नहीं है तो। यहाँ तो अजमेर है ना, और यहाँ पर जयपुर है, और कोई जगह नहीं है दूसरी इसकी। अचलगढ़। अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जब ये ऐसे नहीं है कि भाई ये सबसे ऊंचा तो गुरु शिखर है, लेकिन जो ऑप्शन के हिसाब से है इनमें सबसे ऊंचा जो ये अचलगढ़ है। चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, ये तो सब जानते हैं, उत्कातल स्थलाकृति है 37 में। फिर किस जिले में तालचापर पर ये चूरू है? अगुचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? ये आ चुका है। अगुचा गुलाबपुरा, सीसा और जस्ता। ठीक है ना, अगुचा गुलाबपुरा, सीसा और जस्ता। चल देखते हैं 39 में, सही है ना, सीसा और जस्ता। ये आ चुका है क्वेश्चन। एगुचा, आ की मात्रा ज़्यादा, एगुचा गुलाबपुरा है ना, तो सीसा और जस्ता। ठीक, याद है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, सीसा और जस्ता है ना। काफ़ी बेर आ चुके हैं, एक ही बेर ही नहीं, हज़ारों बेर आ चुके हैं ये क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा जिला रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है? और रॉक फॉस्फेट, यार जब रॉक फॉस्फेट है ना, रॉक, जामर कोटड़ा, जब क्या ही करें अब इसमें। रॉक, जैसलमेर नहीं पड़ा यार कभी हैं। चल देखते हैं क्या है 40 में। नहीं, पाली है भाई, है ना, पाली है। अब कौन सा रॉक फास्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है? पाली नहीं है, जबकि उदयपुर में मिलता है, जैसलमेर में मिलता है और जयपुर में मिलता है। राजस्थान कौन सा जिला रॉक फास्फेट मिलता है कहाँ से? जामर कोटड़ा है ना, जामर कोटड़ा का उत्पादक नहीं है, पाली नहीं है। पाली में मेहंदी मिलती है सोजत से है ना, सोजत की मेहंदी, और जो एक जिला एक उत्पाद के तहत भी है, स्थापित भी किया गया है मेहंदी को। जब उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर। पाली नहीं है। आगे चलते हैं। उदयपुर है, जैसलमेर है और जयपुर है। उदयपुर, जैसलमेर और जयपुर, पाली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? सिंचित है ना, सिंचित। सिद्धमुख सिंचाई, जब सिद्धमुख, बीकानेर और गंगानगर कर रहा हूँ मैं इसमें, बीकानेर और गंगानगर कर रहा हूँ। 41 दो है भाई, ये गलत है यार, ये सिद्धमुख की वजह से ने बीकानेर कर दिया, अब बीकानेर कर दिया तो ये गलत हो गया। जो सिद्धमुख ये है हनुमानगढ़ और चूरू है ना। सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना, सिद्धमुख नौहर सिंचाई परियोजना। जब ये आएगा हनुमानगढ़ और चूरू, हनुमानगढ़ और चूरू, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू। गलत हो गया, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। बीकानेर का अलग है, होने को तो है बीकानेर को, लेकिन ये नहीं है, दूसरी सिंचाई परियोजना है। जब सिद्धमुख सिंचाई परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू। आगे चलते हैं। सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं हनुमानगढ़ और चूरू। 41 के बाद में तो फिर 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है 42 में 4 है, यानी कि 13.5 है ना। 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या जनसंख्या का प्रतिशत है 13.5%। ठीक, 13.5%। राजस्थान के किस जिले में 2011 में महिला साक्षरता उच्चतम है? ये तो वो है कोटा। और झुंझुनू, ऊ है ना, पुरुष में भी ऊ की मात्रा है, पुरुष, तो झुंझुनू पुरुष है, पुरुषों में झुंझुनू है। कोटा है महिला में, जयपुर कंबाइंड है दोनों का।
43 के बाद में। फिर कौन सा सम्मिलित नहीं है? उद्योग और स्थिति। जब वस्त्र, भीलवाड़ा, सही है। इंडस्ट्री फर्टिलाइज़र है ना। जब वस्त्र, भीलवाड़ा है। और उद्योग और स्थिति, उर्वरक, मोड़क, सीमेंट, निम्बाहेड़ा। उद्योग, सोडियम सल्फेट। यार ये है ना, ये कौन सा ये उर्वरक, मोड़क, शायद ये नहीं है। इसको देखते हैं 44 में। सही है, यही नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसको हटा दे। जबकि वस्त्र उद्योग है भीलवाड़ा, वस्त्र उद्योग भीलवाड़ा। और उर्वरक उद्योग का पता नहीं है ना। और ये सीमेंट उद्योग निम्बाहेड़ा है। निम्बाहेड़ा कहाँ मिलेगा? निम्बाहेड़ा कहाँ मिलेगा? निम्बाहेड़ा शायद ब्यावर है, निम्बाहेड़ा। और सोडियम सल्फेट उद्योग ये डीडवाना है। तो सोडियम सल्फेट उद्योग ये डीडवाना नागौर है। और सीमेंट उद्योग निम्बाहेड़ा है, ब्यावर। और उर्वरक उद्योग को पता नहीं। और वस्त्र उद्योग ये भीलवाड़ा है। आगे चलते हैं। यानी कि भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। ये है दक्षिण पश्चिमी। नहीं नहीं नहीं, सुन सुन, दक्षिण पश्चिम दे रखा है क्या इसमें? दक्षिण पश्चिमी नहीं है ये, है ना। ये अपन पश्चिम विक्षोभ करेंगे। और जो जून जुलाई जो मानसून होती है ना, उससे जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ठीक है, 90% बरसात उससे होती है अपने जून जुलाई में होती है ना, जो पश्चिम विक्षोभ से, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब ये बात कर रहा है शीतकालीन की, मावट की, तो ये पश्चिम विक्षोभ करते हैं, मान लेता है। तो ये 45 में सही है, पश्चिम विक्षोभ द्वारा। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, ये है न्यायिक व्यवस्था। क्वेश्चन बढ़िया है भाई। 46 में तो है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है ना। वो व्हाट इज द सिक्योर ऑफ बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। जब जूडिक सिस्टम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यायवादियों के मत, या फिर पार्लियामेंट्री लॉ। जब संसदीय कानून, भारत का संविधान। यही है, यही कर रहा हूँ 46 में। नहीं नहीं, तो है यार ये 46 में 2, मतलब भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। 46 में 2 है, न्यायिक व्यवस्था, जुडिकल सिस्टम। क्वेश्चन देख तो, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है 46 में 2, जुडिशल व्यवस्था, है ना, यानी कि न्यायिक व्यवस्था। फिर भारतीय संविधान किस भागों में आर्थिक न्याय से संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? तो इसमें अपन प्रस्तावना और मौलिक अधिकार कर दें यार। मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत, चल सी देखते हैं ना। 47 में 2 है यार, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया? आर्थिक न्याय को, अच्छा। प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत 47। क्वेश्चन बढ़िया है भाई, जोरदार, है ना। 47 में 2 है, प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग 1
वैधानिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धवैधानिक प्रक्रिया है, लीगल प्रोसेस या फिर जुडिशल प्रोसेस। कहीं करा हुआ हमें ये अर्धवर्ध तो नहीं आएगा है ना। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है। जुडिशल प्रोसेस एक कर दें कि इसमें 48 में सही है भाई। जुडिशल प्रोसेस भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया समझ रहा है ना। न्यायिक प्रक्रिया मतलब जुडिशियल प्रोसेस और वैधानिक मतलब लीगल प्रोसेस। जब लीगल प्रोसेस नहीं है ना, जुडिशियल प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। एक मिनट, दिए गए कर्तव्यों में किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जब देख देश की सुरक्षा, ये नहीं है मौलिक कर्तव्यों की बात कर रहा है ना, ये आयकर भुगतान नहीं है। देश की सुरक्षा है, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना है, जन संपत्ति की रक्षा करना है। जब हाँ यही कर रहा हूँ मैं। 49 में भी सही है, 49 में भी देश की सुरक्षा है, संस्कृति की धरोहर की रक्षा करना है, जन संपत्ति की रक्षा करना है। भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में किसको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। जब प्राकृतिक न्याय की अवधारणा, यार पता नहीं है यार ये है ना। प्राकृतिक न्याय यार अनुच्छेद नहीं पता नहीं। 50 में एक है अनुच्छेद 14 सही था अगर कर देते तो पढ़ा ना। समानता का अधिकार है इस आर्टिकल 14 में, 14 से लेके 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है। और प्राण में दैहिक का उल्लेख है 21 में। और अस्पृश्यता का उल्लेख है अनुच्छेद 17 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में। और कुछ और ये जो 19 है ये शायद बोलने की स्वतंत्रता है। 19 प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है। 50 में एक है अनुच्छेद 14। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। जब राज्य सम्मिलित नहीं है ना, राज्य में कानून और व्यवस्था, शिक्षा, जेल, पुलिस। अब शिक्षा संवर्ती का है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। एजुकेशन संवर्ती का है, ये पता है अपन को। तो चलिए यही करते हैं बी। कानून और व्यवस्था होता है राज्य का, स्टेट का, जेल भी होती है, पुलिस भी होती है। हाँ यही करते हैं। अगर गृह अगर आता ना तो फिर राज्य नहीं आता। शिक्षा करते हैं, देखते हैं 51 में सही है शिक्षा। जब कौन कौन से हैं और लॉ एंड ऑर्डर है और ये संवर्ती का है ना, जेल है, पुलिस है। फिर 73वें संविधान संशोधन संबंधित है। अब ये 73वां हो या 74वां हो, 73वां तो है किससे, ग्रामीण से, और 74वां है नगरों से। जब इसमें कौन सा आएगा, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन आएगा या फिर स्थानीय स्वशासन आएगा। हद कर दिया यार इसने, हैं। ग्रामीण एवं नहीं, नगरीय नहीं है, नगरीय भी नहीं है। अब यह स्थानीय स्वशासन है, एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और एक है रूरल लोकल सेल्फ, रूरल करते हैं पर तो 52 सही है, रूरल ठीक, रूरल। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से। फिर किस संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं होता संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर बुलाया जा सकता है। कैसे संवैधानिक पद धारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं होता संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने बुलाया जा सकता है। यह शायद महान्यायवादी है,
है ना। ये महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को बोलते हैं महान्यायवादी। इंग्लिश का फ़ायदा यही है, साथ साथ में जो ट्रांसलेट दे रखा है उसका, कि इसको देख सकें इंग्लिश भी, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का है कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। अगर दिमाग ख़राब हुआ ना उसका, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ये हिंदी दे, इंग्लिश भी दे देगा। ये बताइए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसको कहा गया है? कंट्रोलर एंड यानी कि कंट्रोलर और एंड ऑडिटर जनरल से आप क्या समझते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। महान्यायवादी को क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल। प्यारे प्यारे नाम है। मुख्य चुनाव आयुक्त है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, मुख्य चुनाव आयुक्त। और भारत का मुख्य न्यायवादी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब इसमें अपन क्या करना है, 53 में ये कर रहे हैं, सही है 53 में। फिर अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है? इंटर स्टेट यानी कि ये वो है अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? जो भारत का राष्ट्रपति कर दूं मैं इसमें, हैं? चल देखते हैं 54 में भारत का राष्ट्रपति, 54 सही है, भारत का राष्ट्रपति सही है। ठीक, अंतर्राज्यीय लेटर लेटर स्टेट काउंसिल, है ना। अंतर्राज्यीय यानी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति। फिर संविधान के किसी संशोधन में मंत्रियों की संख्या सीमित की जाती है? मंत्रियों की संख्या यार ये 91 में करता हूँ मैं, है ना, 55 में सही है यार, 55 में 4 सही है, 91 में। ठीक, संविधान के किस संशोधन में मंत्रियों की संख्या सीमित की जाती है? 91 में। किसकी सीमित कर रहे हैं? संविधान किस संशोधन से? मंत्रियों की। ठीक है, यानी कि मिनिस्टर की। राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु 2011 की जनगणना के आधार पर कुल कितनी नव सृजित किए हैं? कुल कितनी नई को नव सृजित किया गया है? मतलब राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु 56 में 3 है, यानी 47। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्न में कौन शामिल नहीं होता? मुख्यमंत्री नहीं होता है, और सब होंगे। हाँ सही है, मुख्यमंत्री नहीं होता। 57 गलत है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता? ये मुख्य न्यायाधीश नहीं है भाई। अच्छा, गलत हो गया है अपना, मुख्य न्यायाधीश नहीं है। जबकि कौन कौन है? मुख्यमंत्री है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा में विपक्ष का नेता है। लेकिन है ना, एक बात और आती है, लोकायुक्त के कानून के तहत, यानी लोकायुक्त के दायरे में कौन कौन आते हैं? जब ये मुख्यमंत्री नहीं आते, वो बाहर हैं लोकायुक्त के दायरे से। आई बात समझ में? हाँ, 57 में 3 है मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष, राजस्थान लोकसेवा आयोग में लोकसेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 8 होते हैं। आरपीएससी की तो बात है, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य, 58 सही है। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243 के कर दो इसमें मैं। चल देखते हैं, क्या ही करते हैं, देख ही जाएगा, होएगा जो है। 2 में सही है भाई, 243 के, जीत गए जंग। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243 का। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जब सुन,
213 कर रहा हूँ मैं इसमें। सेट 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 सही है। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 213। ठीक है, राज्यपाल द्वारा ना 213। फिर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? अब बता। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन गिव अप इज ए रिकग्नाइजेशन टू। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल नहीं है ना, मुख्यमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। ऐसे थोड़ी है यार, प्रधानमंत्री आएगा नहीं और मुख्यमंत्री भी नहीं आएगा। अब उच्च न्यायालय का बात किसकी हो रही है? ये स्टेट की बात हो रही है, STATE, स्टेट की बात हो रही है। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन गिव इज ए रिकग्निशन लेटर है। जब ये हाई कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट आएगा कौन सा? केंद्र का देगा किसको? राष्ट्रपति को। और जो राज्य का देगा, अगर ये न्यायाधीश ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि भाई जैसे कि न्यायाधीश है, न्यायाधीश किसको देगा? मुख्य न्यायाधीश को। मुख्य न्यायाधीश अगर देगा तो वो किसको देगा? तो राज्यपाल को। तो भाई ख़त्म, यानी कि अब न्यायाधीश आगे अगर पद नहीं है तो राज्यपाल होना चाहिए। देखते हैं इसमें क्या है। राष्ट्रपति भी हो सकता है इसमें। नहीं, अगर राज्य का मुख्य न्यायाधीश है ना, तो वो शायद राज्यपाल ही देगा। 61 में 3 है। हाँ, वो बोल रहा हूँ ना मैं, ये राष्ट्रपति है। वही तो बात है, ये क्वेश्चन कबाड़ कर देंगे अपना। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल का नहीं है। राज्यपाल तो नियुक्ति करता है, ये बात तो सत्य है। राज्यपाल नियुक्ति करता है, ये बात सत्य है। लेकिन भाई साहब, त्यागपत्र लेने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। अच्छा, ठीक है भाई, राष्ट्रपति। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ये जोधपुर है ना, 62 में। सही है, जोधपुर। राज्य निर्वाचन आयोग है, शायद ये 3 सदस्य है। 63 सही है क्या? 63 में, अरे यार 1 सदस्य है 63 में, 1। राज्य निर्वाचन आयोग है, एक सदस्य है। ठीक, राज्य निर्वाचन आयोग है, 1 सदस्य है। आगे चलते हैं। वर्तमान में राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ये उस समय का, ये आएगा नहीं। 64 में 4 है, कैलाश मेघवाल। राजस्थान राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन। राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि इस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देगा। 200 कर दो किस में? मैं क्या 167 करूँ? 65 में 1 है, सही है। 67 है, 67 है ना, 167, 167। ठीक, 167। मुख्यमंत्री 167 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को जानकारी देगा, यानी कि रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि भाई हमने साल में इतना किया, 1 साल में या फिर 5 साल में इतना किया, जानकारी देगा। वैश्विक के निर्यातों में भारत का हिस्सा है 66 में 3 है, 1.7%। संघीय बजट 2016-17 में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 67 में 3 है, 3.5%। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष लागू किया गया? ये 66-67 आना चाहिए भाई, 66-67। 66 में, ये 68 में 3 है, 90 ग्राम है। 68 में
3 है तो 3 का मतलब ये आएगा 2007-8। सही है ये, एनसीईआरटी में दे रखा है भाई ये। एनएफएस की बात है, देख एनएफएस, ठीक। एनएफएस, एनएफएस मिशन क्या है यहाँ पर? एनएफएस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। नेशनल 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 फूड सिक्योरिटी मिशन लॉन्चेज इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष में लागू किया गया? दो हज़ार सात आठ है ना, ध्यान रखना इसका, 2007-8 एनएफएस संबंधित है। वो ये जो गेहूँ मिलते हैं ना, वो है खाद्य सुरक्षा मिशन, किस वर्ष लागू किया गया? 7-8। मेक इन इंडिया प्रयासों के केंद्र में निम्नलिखित क्षेत्र हैं। जब कृषि नहीं है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, सेवाएं, ये है ये मैन्युफैक्चरिंग। गुणोत्तर में 2 सही है, मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण। सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? सांसद आदर्श ग्राम, बाल विवाह को रोकना, मूलभूत सुविधाओं में सुधार, विषमताओं में कमी लाना, सामाजिक पूंजी में वृद्धि करना। सामाजिक पूंजी में वृद्धि करना, चलिए ये तो हो सकता है, लेकिन ये मूलभूत सुविधाओं में सुधार पता नहीं यार, देख 70 एक है, बाल विवाह को रोकना। सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य में निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? बाल विवाह को रोकना ये नहीं है, जबकि मूलभूत सुविधाओं में सुधार है, विषमताओं में कमी लाना है ना, मूलभूत सुविधाओं में सुधार है, विषमताओं में कमी लाना है, सामाजिक पूंजी में वृद्धि करना है। भारत में राजस्व और प्लान व्यय में किस मद की राशि पर्याप्त रही है? भारत में राजस्व और प्लान व्यय में किस मद की राशि सर्वाधिक रही है? ये तो वो हैगा यार, पता नहीं, ये रक्षा कर दें किस में? यहाँ पर अनुदान, अनुदान कर देखते हैं क्या है इसमें ना। 71 में ब्याज है भाई। भारत में राजस्व और प्लान व्यय में किस मद की राशि सर्वाधिक रही है? भारत में राजस्व और प्लान व्यय में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन ए हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ द रेवेन्यू नॉन प्लान एक्सपेंड? जब ये वो है कौन सा? 71 में 2 है, इंटरेस्ट। भारत में सकल कर राजस्व में निगम कर का योगदान है, 72 में 2 है, 32%। 2014-15 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर राजस्थान में चालू कीमतों यानी कि जीएसडीपी के आधार पर आर्थिक आधार पर आर्थिक, जब 73 में 2 है, 11%। 2014-15 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर राजस्थान में चालू कीमतों पर जीएसडीपी के आधार पर आर्थिक ना, ये 11% है। राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान के द्वारा जल संरक्षण के लिए जून 2016 तक कितने काम लाभान्वित होंगे? 74 में 3 है, 3 मतलब 3500। फिर राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 के अनुसार राजस्थान सरकार निवेशकों को कौन सी सुविधा प्रदान करेगी? जब 75 में 3 है, परिवहन पर अनुदान। फिर 76, राजस्थान में भामाशाह योजना 2014 कब शुरू की गई? ये 14 है, 2 अक्टूबर 2014। 76 में नहीं 76 में यार, इसमें 1 दे रखा है भाई, 76 में 1 दे रखा है, तो 76 में 1 का मतलब है ये। राजस्थान में भामाशाह योजना 2014 कब शुरू की गई? 68वें स्वतंत्रता दिवस पर। यार ये 14 है यार, ये पता है अपन को अच्छी तरह से, लेकिन ये 68वां स्वतंत्रता दिवस ये 2014 में तो नहीं बना था, नहीं मनाया गया था, पता नहीं, लेकिन ये 2014 ज़रूर है, ये पक्का पता है भामाशाह योजना का, ठीक 2014 में है ये।
76 में देख लेंगे ना। फिर कौन सा भामाशाह योजना 2014 का ये आ गया ना, देखिए भामाशाह योजना 2014। फिर 77 में दो है, भाग नहीं है। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, कोर बैंकिंग समर्थित किसी बैंक का बचत खाता बचत धारक, कोर बैंकिंग समर्थित किसी भी बैंक का बचत खाता धारक, भामाशाह रोजगार सृजन योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। डीबीटी योजना का कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से नहीं है? 78 में 4 है, अर्थव्यवस्था में विनियोग में वृद्धि करना। डीबीटी योजना का कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से नहीं है? ये नहीं है। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, वो है शायद ये। लाभार्थी के बचत खाते में इलेक्ट्रॉनिक्स विधि द्वारा लाभ हस्तांतरण, भुगतान में विलंब को कम करना, भुगतान में छोटी छोटी चोरियों तथा प्रतिलिपि को रोकना। सही है डीबीटी योजना। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? प्रसाद शायद ये स्वास्थ्य है, 79 में। नहीं, पर्यटन से है। प्रसाद योजना किससे संबंधित है? पर्यटन, 79 है ना, टूरिज्म। प्रसाद स्कीम इज रिलेटेड विच, पर्यटन है भाई, टूरिज्म। प्रसाद। भारत में प्रसाद योजना कौन सा शहर शामिल नहीं है? जब कहाँ भारत में जब प्रसाद में शायद जयपुर करेंगे इसमें, 80 में। हाँ जयपुर सही है, क्योंकि इसमें तो पहले ही काफ़ी विकास हो चुका है ना, इस वजह से ये जयपुर शामिल नहीं है। प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? जबकि अजमेर है, अमृतसर है, कांचीपुरम है। यहाँ जो देव स्थान है उनका वो किया जाएगा निर्माण, यहाँ पर अपडेट, यहाँ पर पुनरुद्धार, इस प्रकार से है कुछ, है ना। प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है? जब जयपुर नहीं है, अजमेर है, अमृतसर है और कांचीपुरम है। अजमेर, अमृतसर, कांचीपुरम। महिला सशक्तिकरण की कौन सी योजना है? नारी शक्ति पुरस्कार, उज्ज्वला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सभी कर दें क्या? 81 में सभी सही है भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, नारी शक्ति पुरस्कार। भारत में 1969 में कितने बैंकों का, ये 1969 था वो, है ना, 1969 है, यानी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969, नहीं कि 59, 69 है, 69 एक कम 70। ये हुआ था 17, 82, 82 में 4 है, 14 है, 14 है। भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में 14, ठीक, 14 है भाई। फिर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की राष्ट्रीय समिति ने 1/1/2013 से भारत में कितनी चयनित योजनाओं को लाभ किया? प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण की राष्ट्रीय समिति ने 1/1/2013 से 1/1/2013 से भारत में कितनी चयनित योजनाओं को लाभ दिया? तो राशि 3 है, 28। राजकोषीय घाटे का केंद्रीय बजट में अर्थ है? 84, 4 है। बजट घाटा एवं आंतरिक एवं बाहरी उधारी में विशुद्ध वृद्धि या योग। बजट घाटा एवं आंतरिक एवं बाहरी उधार में विशुद्ध वृद्धि का योग। समझ में वही बात। राजकोषीय घाटे का केंद्रीय बजट में अर्थ है? राजकोषीय घाटे का केंद्रीय बजट में अर्थ है? बजट घाटा एवं आंतरिक एवं बाहरी उधार में विशुद्ध वृद्धि का योग। बजट घाटा एवं आंतरिक एवं बाहरी उधार में विशुद्ध वृद्धि का योग। 2011-12 में भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान फर्स्ट थे, है ना, 85 में सही है, फर्स्ट। राजस्थान बजट 2015-16 के अनुसार राजस्थान को अधिकतम आय प्राप्त होती है? एक कर रहा हूँ इसमें, है ना, 86 में
86 में 3 है और वेट से राजस्थान बजट 2015-16 के अनुसार राजस्थान को अधिकतम आय प्राप्त होती है वेट से। 2016-17 के संघीय बजट में कृषकों की आय को 5 वर्ष में दोगुना करने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य की निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। तो और देख ले 87 में 4 है ये सभी। 2016-17 के संघीय बजट में कृषकों की आय को 5 वर्ष में दोगुना करने का प्रस्ताव है। इस लक्ष्य की निम्नलिखित में से कदम उठाए जाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति 2016-17 के संघीय बजट में कृषकों की आय को 5 वर्ष में दोगुना करने का प्रस्ताव है। ठीक है। इस लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब सिंचाई कार्यक्रमों पर काफ़ी जोर होगा, कंपोस्ट खाद की उपलब्धता बढ़ेगी, उपज के विपणन में सुधार होगा। ये बात तो सही है और ये कृषि क्षेत्रों में दिखा भी है। पहले जो खेत में उत्पादन होता था ना, उससे अब काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। पहले कम होता था, जैसे कि अगर मान लिया जाए 2 बोरी होता था तो अब 4 बोरी हो रहा है उत्पादन उसी खेत में उसी ज़मीन से। ये सिंचाई कार्यक्रमों पर काफ़ी जोर होगा, कंपोस्ट खाद की उपलब्धता बढ़ेगी, उपज के विपणन में सुधार होगा। 87 में 4। ठीक। ये सभी। पहले राजस्थान की पहली डीबीटी योजना कौन सी है? ये पहल 88 में ये है भामाशाह। ये भामाशाह तो 2014 है ना, भामाशाह तो 2014 से संबंधित है ना। हाँ ये 2014 है, ये 8 गलत कर दिया इसने, त्रुटि की है इसने। राजस्थान की पहली डीबीटी योजना कौन सी है? ये वही है 2014। आई समझ में? त्रुटि है ये इसकी, 2014 है इसमें। जल क्रांति अभियान कार्यक्रम 2015-16 का आयोजन जिनके द्वारा किया गया? 89 में 4। क्या पूछ रहा है? जल क्रांति अभियान कार्यक्रम 2015-16 का आयोजन जिनके द्वारा किया गया? जल क्रांति दोनों राज्यों द्वारा, राजस्थान जल संसाधन विभाग और केंद्रीय भूजल बोर्ड दोनों के द्वारा है। 89 राजस्थान जल संसाधन विभाग और केंद्रीय भूजल बोर्ड, राजस्थान जल संसाधन विभाग और केंद्रीय भूजल बोर्ड। ठीक। जल क्रांति अभियान कार्यक्रम 2015-16 का आयोजन जिनके द्वारा किया गया? रह जाएगा याद? जल क्रांति अभियान कार्यक्रम। रेल संयोजन एवं क्षमता वृद्धि परियोजना के लिए कौन सी नीति नहीं है? रेल संयोजन एवं क्षमता वृद्धि परियोजना के लिए कौन सी नीति नहीं है? पता नहीं भाई। 90 में 3 है ये। संयुक्त उपक्रम मॉडल, जॉइंट वेंचर मॉडल है ना, संयुक्त उपक्रम मॉडल है। बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरण। फिर निकट भविष्य में 100% दोहरी लाइन, ये नहीं है। ग्राहकों के द्वारा उपलब्ध निधि द्वारा क्षमता पूर्ति में वृद्धि। संयुक्त उपक्रम मॉडल, बनाओ, चलाओ तथा हस्तांतरण, ग्राहकों के द्वारा उपलब्ध निधि द्वारा क्षमता पूर्ति में वृद्धि। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? ये वो है देख, कैल्शियम कार्बोनेट हेमिड्राइट, कैल्शियम सल्फेट हेमिड्राइट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सी कर दो कम है इसमें। 91 में 2 है भाई। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है। 91 में 2 है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है ना? कैल्शियम सल्फेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट तो ये वो आएगा खाने का सोडा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट तो। और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें काम में आता है,
हाथ पैर टूट जाते हैं ना, तो वो प्लास्टर छनाने के, जब प्लास्टर छनाते हैं ना तो वो इसका ही बनता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक नाम पूछ रहा है अपन से, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो खाने का सोडा होता है, कास्टिक सोडा। फिर निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा योग मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है? मुलायम, जब सुन मुलायम, मुलायम की बात है ना, मुलायम जब लेड तथा जिंक, ये नहीं, कॉपर तथा सिल्वर, कॉपर तथा सिल्वर यानी कि तांबा, और गोल्ड तथा, ये गोल्ड सबसे मुलायम होता है भाई, लेकिन यार ये प्लेटिनम सबसे मजबूत होता है। अब अपन को क्या बताना है, निम्न धातु कौन से मुलायम धातुओं के उदाहरण है? जो कॉपर, कॉपर ये तांबा हो गया, ये भी ठीक है। सिल्वर, चल यही करते हैं सी, बाण में अगर मान ले तो ये नहीं यार, ये है लिथियम तथा पोटेशियम है। अच्छा, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया अपन ने, लिथियम तथा पोटेशियम। जब देख सुन मेरी बात, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा योग मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है? अगर पूछा जाए कि सबसे तन्य धातु, ठीक है ना, तन्य, तो ये गोल्ड आएगा, यानी कि सोना। आघात भर देता तो वो सोना आएगा। सबसे मजबूत प्लेटिनम है। और ये अब क्या कर रहा है, मुलायम धातुओं का युग, मुलायम धातुओं का। जब इसमें अगर है ना ये गोल्ड चल जाता, लेकिन ये प्लेटिनम दे दिया, तो ये नहीं आता, नहीं आएगा। लेकिन ये ऑप्शन सही है, लिथियम और पोटेशियम। ठीक है, लिथियम और पोटेशियम। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का यार ये आता है मेरे पे, पास्कल। 93 के न्यूटन है, 93 पास्कल। ये भाई दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक, पास्कल। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल, पास्कल। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये वो है ना, एम्पियर। विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, मात्रक, कितने एम्पियर आ रहे हैं यहाँ पर, कितने वाट, जब नहीं वाट नहीं है ना, ये वोल्ट नहीं, एम्पियर ही करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। 94 में सही है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर है ना, वोल्ट अलग है। होने को तो इलेक्ट्रिसिटी से ही संबंधित है, लेकिन अलग है ये वोल्ट, है ना। ये मात्रा का पता चलता है शायद वोल्ट से। तो विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। वोल्ट का भी आ जाएगा कोई ना कोई। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने हेतु उपयोग में लिया जाता है। दिष्ट धारा, दिष्ट से डी सी, दिष्ट धारा, धारा का मतलब हो गया करंट, दिष्ट का मतलब हो गया ये डायरेक्ट, है ना। दिष्ट का मतलब है डायरेक्ट करंट। ये भारी भरकम शब्द लग रहा है। दिष्ट धारा का मतलब है डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, डीसी, डीसी। और एसी अपने काम में होता है, घरों में काम में लेते हैं। एसी वो वाला नहीं है, गर्म ठंडा करते हैं, जो कनेक्शन किए जाते हैं ना घरों में, लट्टू से जोड़ा फेंक या फिर चक्की वगैरह, जो जिस क्रम में लगाते हैं विद्युत धारा के तारों को, वो है। यानी कि जो विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है ट्रांसफार्मर से, उसको बोलते हैं एसी, वो है ये। दिष्ट धारा को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। जब ये क्या बोल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी कि डीसी में, जब डीसी ये जनरेटर डायनामो बनाता है। सही है, जनरेटर डायनामो। चलिए यही करते हैं। नहीं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने हेतु कहीं ट्रांसफॉर्मर तो नहीं है प्रत्यावर्ती धारा को। 95 में रेक्टिफायर है भाई। प्रत्यावर्ती धारा को बदलने में हेतु उपयोग में किया जाता है डीसी में। 95 में 4 है भाई रेक्टिफायर, पता नहीं है इसका तो ना। और ये जो डायनामो है और ये जनरेटर है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है?
ट्रांसफार्मर शायद ये जो डीसी तार है ना उसको एसी में बदलता है ट्रांसफार्मर। संचार युक्तियों का एक परिपथ जो एक देश अथवा महाद्वीप की सीमा को पार करता है कहलाता है वैन। वैन 96 है ना, वैन है 96 वैन। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति बैंड परास को एफएम प्रसारण सेवा हेतु उपयोग में लिया जाता है? 88 से 108। हाँ यही लेते हैं 88 से 108। 97 सही है। 88 से 1। इसका मतलब ये है, सुन मेरी बात, जैसे कि जो रेडियो होता है ना, रेडिया, उसमें जो वो पकड़ाते हैं ना, देखा होता हो तुमने, जब जैसे कि गोल गोल से वो उसको घुमाते हैं, जब वो घूमता है, जब इसमें ये हर्ट्ज लिखा होता है, जब वो है ये, जैसे कि यहाँ से 88 से 108, जब इनके अंदर आप चैनल पकड़ा सकते हैं, वो है 88 से 108 मेगा हर्ट्ज। 97 में दो 88 से 108 मेगा हर्ट्ज। फिर 98। भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत किस वर्ष में हुई? 98 में दो है 2013। 2013। ई गवर्नेंस मुख्य रूप से जिसके द्वारा विकसित की गई? 99 में एक है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ई गवर्नेंस मुख्य रूप से जिसके द्वारा विकसित की गई? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ई गवर्नेंस मुख्य रूप से जिसके द्वारा विकसित की गई? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुमोदन किस वर्ष में हुआ? पता को नहीं। 100 में 3 2012। फिर अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु है 101 में बेंगलुरु। भारत द्वारा मंगल ऑर्बिट अंतरिक्ष यान जहाँ से छोड़ा गया था? श्रीहरिकोटा कर दें? श्रीहरिकोटा है ना, श्रीहरिकोटा सही है। श्रीहरिकोटा मानस गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव है ना, श्रीहरिकोटा। भारत द्वारा मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जहाँ से छोड़ा गया? मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष में स्थापित हुआ? 69। देख ले 69 है या 78 है? 69। 103। 103 में भी सही है 69। जब एक बात देना ध्यान से, है ना, ये तो 69 बता दिया अपन ने, लेकिन जो राष्ट्रीय बैंकों का जो एकीकरण हुआ था ना 14 बैंकों का, वो कब हुआ था? 1969 ही है ना। जो 1969 में राष्ट्रीय बैंकों का एकीकरण राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है ना, यानी मर्ज किए गए थे, है ना, राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। वो कितने बैंकों का किया गया था? 14। कब की बात है? 1969। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ है ये किस वर्ष स्थापित हुआ? 1969। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थित है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस। चल मैं ये तिरुवनंतपुरम कर रहा हूँ। 104 में सही है तिरुवनंतपुरम। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। रह जाएगा ध्यान, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम। कंफ्यूज मत हो जाना भैया, तिरुवनंतपुरम क्या है? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? तिरुवनंतपुरम कहाँ है? नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? बेंगलुरु ही है। नहीं बेंगलुरु नहीं है। सुन, रिमोट सेंसिंग का मतलब जो उपग्रह छोड़ते हैं ना, वो श्रीहरिकोटा करते हैं। 5 5 5 5 हैदराबाद है यार। अब ये 3 4 क्वेश्चन आ गए, देख पहले ले लेते हैं इसको यार। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद है ना। नेशनल
रिमोट। अब ये रिमोट की बात कर रहा है ना, रिमोट, नेशनल रिमोट। अब ये रिमोट तो ये हैदराबाद में है, यानी कि रिमोट हैदराबाद में है ना। हैदराबाद, 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 रिमोट हैदराबाद में है। और ये स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, ये तिरुवनंतपुरम है। ठीक है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान, विज्ञान में वह है, तिरुवनंतपुरम में भी वह है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, काफ़ी भारी भरकम नाम है तिरुवनंतपुरम। और ये भी काफ़ी बड़ा नाम है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, है ना। वैसे विज्ञान, वैसे तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंत। और ये 1969 है। और मंगल ऑर्बिट अंतरिक्ष यान जहाँ से छोड़ा गया, ये श्रीहरिकोटा है ना। मंगल ऑर्बिट अंतरिक्ष यान जहाँ से छोड़ा गया श्रीहरिकोटा है। अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय यानी कि हेड क्वार्टर, है ना, हेड क्वार्टर। जब ये हेड क्वार्टर बेंगलुरु है, बेंगलुरु, इसको ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं या फिर बच्चियाँ हैं, ज़्यादातर जो आईटी आईटी की शिक्षा लेते हैं, ठीक है ना, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी वो करते हैं तो ज़्यादातर वहाँ से ही चुने जाते हैं, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं बेंगलुरु। 101 में 2। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुदान किस वर्ष में हुआ? 100 में 3 है, 2012। फिर ई गवर्नेंस मुख्य रूप से जिसके द्वारा विकसित की गई? 99 में 1 है, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ थे अपन, देख, यहाँ थे अपन, यानी रिमोट हैदराबाद में। भारत में रक्षा उत्पाद विभाग किस वर्ष सृजित किया गया था? रक्षा उत्पाद 106 में 1 है भाई, 1962 में। भारत में रक्षा उत्पाद विभाग किस वर्ष सृजित किया गया था? 1962, ठीक, 1962 रह जाएगा ना ये। इन इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डिफेंस प्रोडक्शन वाज सेट अप, 1962 है, 1962। आगे चलते हैं। फिर निम्नलिखित में भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? युद्धक, युद्धक, जब युद्धक है T-72 कर दूँ? 107 में नहीं, विजयंत है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम स्वदेशी टैंक कौन सा है? विजयंत, विजयंत। निम्नलिखित में भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? प्रथम स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? विजयंत, विजयंत। प्रथम स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? विजयंत। निम्न में कौन सा राजस्थान कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त करता है? ये पता नहीं, 108 में 3। RS पैरोदा। निम्न में कौन सा राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा? राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त करता है। काफ़ी बड़ी बात है, राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकरण प्राप्त करता है। AS परौंदा है 108 में, नहीं, AS नहीं है, RS है, RS परौंदा, RS परौंदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय जहाँ स्थापित किया? ये सेवर भरतपुर है क्या? सेवर भरतपुर नहीं है ये एरिया ना, सेवर जिला भरतपुर। जॉबनेर कहाँ है? जॉबनेर जिला जयपुर में है। बोरखेड़ा कहाँ है? जिला कोटा में। अंता कहाँ है? जिला बारामूला है, अंता, बारा, बोरखेड़ा, कोटा, और जॉबनेर जयपुर, सेवर जिला जयपुर। राजस्थान सरकार ने सिरेमिक हब स्थापना हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की है? सिरेमिक हब स्थापना हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की है?
बाड़मेर कर रहा हूँ इसमें 110 में। नहीं, अजमेर है यार। राजस्थान सरकार ने हाँ सही है। राजस्थान सरकार ने इन विच डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज अलॉटेड लैंड ऑफ ए सैरमिक हब स्थापना हेतु किस जिले में भूमि आवंटित की है? अजमेर। अजमेर। फिर मनुष्य के लिए ऊपरी एवं निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भागों में दांतों की व्यवस्था कृतक, रदनक, अग्रचर्वणक क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो है 111 में। एक है 21-23 21-23। ठीक, 21-23 21-23। मनुष्य के लिए ऊपरी एवं निचले जबड़े में प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था कृतक, कृतक, रदनक, कृतक, रदनक, अग्रचरणक क्रम में एक दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो है 21-23 21-23। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मैं ग्रंथि की बात कर रहा है ना, तो मैं अग्नाशय करता हूँ इसमें। पता है वो तो थायराइड ग्रंथि है। देख ले फिर वो जो मामला सिस्टम। नहीं, अग्नाशय ही करते हैं 12 में। यकृत, हाँ यकृत है यार ये। ठीक है ना, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब होने को तो ये सभी ग्रंथि है। देख, अग्नाशय भी है और कर्णपूर्ण ग्रंथि भी है, यकृत भी है, थायराइड ग्रंथि भी है। ठीक, यकृत है ये। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। रह जाएगा ध्यान। यकृत, यकृत यानी कि लीवर। होने को तो ये सब ग्रंथि है। अग्नाशय, 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 अग्नाशय के बाद में कर्ण पूर्ण ग्रंथि। ये कौन सी है भाई? पैरोलॉइड ग्लैंड, पैरोलॉइड ग्लैंड, कर्णपूर्ण ग्रंथि, पैरोलॉइड। इसका पता नहीं यार। कर्णपूर्ण ग्रंथि, कर्णपूर्ण है, पैरोलॉइड ग्लैंड, ग्लैंड है ना जब। लीवर और थायराइड। ठीक है भाई, लीवर। निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित है? गिरे एक मला बताना है। जमुनापुरी बकरी कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है? 13 में। गिर, मैं बताता हूँ सुन। जमुनापुरी बकरी है इसमें। नहीं नहीं नहीं, लोही यार, घोड़ी भी है यार। चल देखते हैं। 13 में, 13 में, 13 में तो यही है जमुनापुरी बकरी। इनमें से कौन सा यूँ सम्मिलित है? यानी कि एक सही है। जो ये जमुनापुरी जो नस्ल है वो किसकी है? बकरी की है। गिर ये ऊँट नहीं आएगा। ठीक है, गिर में ये शायद गाय आएगी, है ना। काठियावाड़ी ये भेड़ नहीं है। लोही, लोही ये घोड़ा नहीं है। लोही की ये वो है कौन? लोही, लोही ये है बकरी है ना। या ये भेड़ है लोही। लोही या तो बकरी है या भेड़ है लोही। तो लोही चल बकरी है, लोही बकरी होगी। और काठियावाड़ी ये भी कोई नस्ल होगी, है ना। या तो गाय की है या फिर भेड़ की, बकरी की, कुछ की भी है ना काठियावाड़ी। और गिर ये गाय की है, गिर गाय। और जमुनापुरी बकरी सही है। काठियावाड़ी इसका पता नहीं है। लोही ये घोड़ा नहीं है, ये बकरी होगी शायद। राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला वीजी है, तवीजी। ठीक, 114 में सही है, तवीजी अजमेर। राजस्थान में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है, तवीजी अजमेर। जब जॉबनेर कहाँ है? जयपुर में। सेवर कहाँ है? भरतपुर में। बिछवाल बीकानेर में। बिछवाल, अच्छा ये भी याद है तो अपन को। बिछवाल, जैसे कि बिछवाल की अगर बात करेगा तो बिछवाल बीकानेर में है। जॉबनेर जयपुर में है। तवीजी बीजी है, ऐसे याद कर रखा है। तवीजी बीजी है ना। वीजी है, तवीजी अजमेर में। अजमेर में है ये।
ठीक, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आए, अजमेर भी पूछ सकता है वो। जोबनेर जयपुर, तबीजी अजमेर, सेवर भरतपुर, पिछवाल बीकानेर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 114 में। तो फिर 15, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का सूक्ष्म पोषक है? सूक्ष्म आयोडीन कर दें इसको। 15 15 15 15 सही है यार, आयोडीन सही है। आयोडीन सूक्ष्म 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 पोषक है भाई। आयोडीन नमक से ही तो मिलता है, आयोडीन का नमक है ना, घेंघा रोग दूर होता है आयोडीन नमक। निम्नलिखित में कौन सा कंद है? कंद, मूली, लहसुन, आलू, ककड़ी। ककड़ी नहीं है, आलू है ना, लहसुन, मूली। यार कंद 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 कंद। चल मैं लहसुन कर रहा हूँ इसमें। 116 में आलू है यार, गलत हो गया भाई। निम्न में से कौन सा कंद है? 116 में आलू है। कौन सा कंद है? आलू आलू। निम्न में कौन से उर्वरक में 46% नाइट्रोजन होती है? 46, जो 46 होगी यूरिया कर दो। 117 में सही है यूरिया। निम्न में कौन से उर्वरक में 46% नाइट्रोजन होती है? ठीक, और ये नाइट्रोजन पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है यूरिया। फिर रोग कारक और रोग, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु। ये आ गया बोधे की है जीवाणु। जीवाणु को इंग्लिश कहाँ है इसकी? जीवाणु, जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं, देख ले ये। जीवाणु को बैक्टीरिया बोलते हैं। और अगर ये विषाणु आएगा ना, तो विषाणु को, ये जैसे कि बी है, ये बी है तो बी को बोलेंगे वायरस। बी को वायरस, बी को वायरस। एरिया देखिए, विषाणु ये वायरस है, विषाणु वायरस है ना, विषाणु वायरस है और जीवाणु बैक्टीरिया है। ठीक, रोग कारक और रोग, जब जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और विषाणु जब सम्मिलित कीजिए, है ना, जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु से होगा क्या? जीवाणु से, जीवाणु को बोलते हैं बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया। यार इसमें एक फ़र्क पड़ रहा है क्या? ये बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे कि जीवाणु विषाणु ये तो पढ़ लिया, लेकिन जैसे कि ये जो वायरस है ये तो विषाणु होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जीवाणु का अलग ही नाम आता है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया से ही अपन को याद होता है, ये है बात। तो जीवाणु का बैक्टीरिया है, जीवाणु का बैक्टीरिया है। और जो वो बैक्टीरिया है जो ये वाला वह है, और ये जो वायरस है ये भी, ये बड़ा ये भी है। जब आप करते हैं, अगर ये हो जाता है तो, है ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से क्या मलेरिया है? टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड, मलेरिया, जुकाम, है ना। ए यार कुआ है। 118, 118, 118 में 4 है, 118 में 4 है, यानी कि 4 है ना। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 और 3। जीवाणु, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से टाइफाइड, कवक से ताद, प्रोटोजोआ से मलेरिया, विषाणु से जुकाम। जब दोबारा देख ले, जीवाणु से हो रही है टाइफाइड, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से, और कवक से दाद है, और प्रोटोजोआ से मलेरिया है, प्रोटोजोआ से मलेरिया, विषाणु से जुकाम है। जीवाणु,
जीवाणु से टाइफाइड हो गया, ठीक है, जीवाणु से टाइफाइड हो गया, और जीवाणु से टाइफाइड, कवक से दाद, प्रोटोजोआ मलेरिया, प्रोटोजोआ मलेरिया, प्रोटोजोआ मलेरिया, प्रोटोजोआ मलेरिया, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ है ना, प्रोटोजोआ मलेरिया, कवक दाद, जीवाणु टाई, जीवाणु टाई, और बी, बी विषाणु जुकाम। भारत में राजस्थान के जिसके उत्पादन प्रथम स्थान पर है, जो ऊन है अपना फर्स्ट नंबर है इसमें, इसमें कोई वो नहीं है, दोहरा है, 19 में सही है। फिर है, गांव की सामान्य भूमि पर शीघ्र वृद्धि करने वाले बहुउद्देशीय उपयोगी पादपों को इमारती लकड़ी, जलावन उपयोग तो लगाना कहलाता है। एक सौ बीस में 120 में दो है सामाजिक वानिकी, 120 में सामाजिक वानिकी। काम की सामान्य भूमि पर शीघ्र वृद्धि करने वाले बहुउद्देशीय उपयोगी पादपों को इमारती लकड़ी, जलावन उपयोग हेतु लगाना कहलाता है सामाजिक वानिकी। 20 में दो लाभ था। अब ये रीजनिंग है, रीजनिंग को तो नहीं पढ़ेंगे अपन, देख यार करेंगे इसको, चल देखते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पूरा, एक ये पूरा 10 जोड़ दिया, ये 10 है ना, ये 10 हो गया। 10 के बाद में ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, 14, 14 के बाद में, 14 के बाद में, 14 के बाद में, 14 के बाद में और कौन सा है, 14 के बाद में, 14 है क्या भाई इसमें, 126 में, 126 में 15 है यार, 15 है भाई। आगे चलते हैं। भारत में दक्षिण एशियाई खेल 2016 का उद्घाटन समारोह कहाँ आयोजित किया गया, 32 में, एक है गुवाहाटी। जर्मनी संघीय गणराज्य का क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार किस भारतीय वैज्ञानिक को हाल ही मिला, ये उस समय का है, नहीं आएगा ये। 33 में 4 प्रोफेसर गोवर्धन मेहता। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत सरपंच के पद हेतु जनजाति संरक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य है, शायद ये 8 पास कर दिया है, हैं क्या 5 पास। 134 में ये डिलीट ही कर दिया। और केंद्रीय सरकार द्वारा 2016-17 के बजट में से किस कर प्रस्ताव को वापस ले लिया गया, 35 में 3 कर्मचारी भविष्य निधि कर, टैक्स ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ना, ये ले लिया गया। भारतीय वायुसेना के कौन से अड्डे पर आतंकवादी द्वारा जनवरी 2016 में हमला किया गया, 36 में पठानकोट। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला सहायक कमांडेंट कौन है, 37 में तनुश्री। 2015 में बेलग्रेड तथा मेलिंडा गेट्स को भारत का कौन सा उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया, ये 38 में दो है, ये आएगा नहीं है ना, पद्म भूषण। सियाचिन ग्लेशियर में हाल ही में हिमस्खलन किस भारतीय सिपाही को जीवित बचा लिया गया, 39 में 2 हनुमंत थप्पा कोपड़। स्वीडन कप ग्रैंड प्रिक्स 2016 में किसे खेल प्रतियोगिता का शूटर घोषित किया गया, 40 में 4 अपूर्वी सिंह चंदेला। स्वीडन कप ग्रेड प्रिक्स 2016 में किसे खेल प्रतियोगिता का शूटर घोषित किया, अपूर्वी सिंह चंदेला। अपूर्वी चंदेला इसने 2024 में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है भाई पैरा ओलंपिक में, और 20 में भी मेडल प्राप्त किया था इसने पैरा ओलंपिक में, अपूर्वी चंदेला राजस्थान से। राजस्थान सरकार के साथ अभी हाल ही में सिस्टर स्टेट अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, 41 में 3 दक्षिण ऑस्ट्रेलिया। प्रथम नाव की पनडुब्बी जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल
किया गया है का नाम है। 142 में 2 है। INS अरिहंत, INS अरिहंत, INS विक्रमादित्य, INS विराट, INS समुद्रदुर्गा। ये लड़ाकू पोत नहीं, ये जहाज है शायद। लड़ाकू युद्ध वाहक पोत है शायद ये। विक्रमादित्य, विराट, समुद्रदुर्गा। 42 में 2 है। INS अरिहंत। केंद्र सरकार की नौकरियों में जाटों के आरक्षण की मांग के परीक्षण हेतु समिति के अध्यक्ष हैं। 43 में 2 है। वेंकैया नायडू। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 44 में 3, 2009। कौन से देश की संसद विश्व में पहली है जो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर चल रही है? कौन सी देश की संसद? 45 में 4, पाकिस्तान। बड़ी बात है यार, पाकिस्तान है। 45 में 4। विजय माल्या का नाम किस हवाई कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है? 46 में 1, किंगफिशर। कौन से देश को हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात विस्टन से आघात पहुंचा है? 47, फिजी। उदय योजना जिससे संबंधित है? 48 में 2, ऊर्जा क्षेत्र। उदय 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 है ना, ऊर्जा क्षेत्र, पावर सेक्टर। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बनने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम है? 49 में 4 है। हरिंदर सिंधु। ये आएगा नहीं, करंट ही है ना, पुराना पड़ गया ना भाई। कौन सी विदेशी टेनिस खिलाड़ी ने भारत की सोनिया मिर्जा के साथ अधिकतम महिला डबल प्रतियोगिताएं जीती है? 150 में 2, मार्टिन हिंगस। कौन सी विदेशी टेनिस खिलाड़ी ने भारत की सोनिया मिर्जा के साथ अधिकतम महिला डबल प्रतियोगिताएं जीती है? मार्टिना हिंगस। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। इसमें काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन थे, करंट के हैं ये 10-12 क्वेश्चन, तो इनमें और कोई काम के नहीं है। सिर्फ ये अपूर्वी चंदाले से ठीक ठाक ही आ सकता है, लेकिन ये नहीं आएगा। करंट को तो नहीं आएगी, करंट तो 2024 की ही आएगी। जो कोई महत्वपूर्ण योजना है उसकी बात अलग है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।